गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A को वैलिड या अपहोल्ड यहाँ पे किया गया है। थोड़ा समझते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो, अक्सर हम कई बार सुनते हैं ना कि यार बांग्लादेश से काफी सारे लोग आ गए और वो असम में बस गए, राइट। एंड काफी बार इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है कि यार असम का कहीं ना कहीं कल्चर जो है वो खराब हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहे हैं। ये काफी बार क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। तो दरअसल में ना जो सेक्शन 6A आपको देखने को मिलेगा, वो इसी के साथ डील करता है कि बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं, किनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, किनको नहीं। आप इस सेक्शन 6A को अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर आप पाओगे कि अगर कोई पर्सन लेट से बांग्लादेश से असम आता है बिफोर 1 जनवरी 1966, यानी कि 1966 से पहले अगर वो भारत में एंटर हुआ, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। जो लोग 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में आए, वहां पर कुछ पर्टिकुलर केसेस के ऊपर, ठीक है ना, प्रोसीजर एंड कंडीशंस के बेसिस के ऊपर उनको नागरिकता दी जा सकती है। एंड लास्टली, अगर कोई 25 मार्च 1971 के बाद आता है, तो उनको सिटीजनशिप के ऊपर उनको रोक लगाई जाएगी। अब एक्चुअल में काफी टाइम से क्वेश्चन मार्क यही उठ रहा था कि यार असम का कहीं ना कहीं कल्चर तो नहीं इससे खराब हो रहा, ये जो सेक्शन 6 है हमने अलाउ कर रखा है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जिन्होंने ये याचिका दायर की थी ना, वो ये प्रूव नहीं कर पाए कि असम का कल्चर खराब हो रहा है या उसमें बदलाव आ रहे हैं। आप नोटिस करोगे सेक्शन 6 से डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं हमारा 29(1) भी है हमारे सामने, जो कहीं ना कहीं बात करता है कि आपके जो सरकारें हैं वो यहाँ पर स्टेप्स लेंगी ताकि अच्छे से कल्चर प्रमोट हो, प्लस एट द सेम टाइम हर किसी को अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने का पूरा अपना अधिकार है। तो जो सेक्शन 6 है ना, ये 29 को वायोलेट नहीं करता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि एक जो देश है वो इमिग्रेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है वाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक तरह का ये बैलेंसिंग एक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी कोशिश ये है कि हाँ, जो कहीं ना कहीं इमिग्रेंट्स हैं उनको हम नागरिकता दे पाएं, बट एट द सेम टाइम कल्चर भी हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएं। ये दोनों चीजें यहाँ पे वैलिड है, तो सेक्शन 6A को अपहोल्ड यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, डेट है आज की 18 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है न्यू स्टैचू ऑफ लेडी जस्टिस। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आप लोगों ने ना ये लेडी जस्टिस का स्टैचू पहले देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी आप ये स्टैचू को देखते हो। अब ये जो स्टैचू है ना, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ इसमें बदलाव किया गया है। देखो, एक चीज तो आप नोटिस करते हो ना, ये देखो इसकी आंखों के ऊपर ना पट्टी लगी हुआ करती थी, है ना। इसीलिए बोला भी जाता था कई बार कि जो कानून है वो अंधा होता है, राइट। तो ये जो हमने चेंज किया ना इसके अंदर, तो नए के अंदर आप देखोगे जो नया स्टैचू है, इसमें कोई आंखों के ऊपर पट्टी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली देखो, इसका जो परसेप्शन था ना, स्टार्टिंग में हम लेके इसलिए आए थे अंधा कानून वाली जो बात है कि जो कानून है ना वो सबके लिए बराबर है, इम्पार्शियल है। कोशिश तो इसको ये थी, पर कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव सेंस में इसको यूज किया जाने लगा, ठीक है ना, कि कानून उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हमने इस चीज को यहाँ पे रिमूव कर दिया है, और हमने ये बोला है कि जो कानून है ना वो अंधा नहीं है। दरअसल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने आप में काफी मार्जिनलाइज्ड हों, हम उनको कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, राइट। प्लस एट द सेम टाइम जो आईज है वो बिल्कुल ओपन है कानून की, जिससे अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग लोगों में और इंक्रीज होगी। इसके साथ में अगर आप नोटिस करो, जो पुराना स्टैचू था ना, वहां पर एक हाथ में यहाँ पे तलवार आपको देखने को मिलती थी, है कि नहीं। वो जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी लेफ्ट हैंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिटर्मिन करती थी पनिशमेंट को। पर हमारा यहाँ पे इसको बदलाव किया गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड में क्या है, जो हमारी संविधान की किताब है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि हमारा जस्टिस है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर बेस होगा, पनिशमेंट के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। हम साथ साथ कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल है, हम बात करते हैं जेल की, राइट, हमारा फोकस ज्यादा बेल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। ये यहाँ पे इसके ऊपर फोकस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पहले जो अटायर था ना, वो थोड़ा वेस्टर्न से इंस्पायर्ड था। आज के समय अगर आप नोटिस करोगे, जो नया स्टैचू है यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन साड़ी, जो कि कहीं ना कहीं हमारी कल्चर आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट भी करती है। बाकी जो तराजू था पहले, वो अभी भी उसको कंटिन्यू रखा गया है, जो ये दिखाता है कि किस तरह से हम हर पक्ष को सुनेंगे, फिर उस हिसाब से जो पक्ष भारी होगा उस हिसाब से उसका फैसला दे दिया जाएगा तथ्यों के बेसिस के ऊपर। तो ये कुछ बदलाव जो थे ना, ये आपको सारे बदलाव यहाँ पे पता होने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो सर,
इसमें चेंजेस लाने की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, एक तो पहली बात ना, हम कहीं न कहीं कॉलोनियल आइडेंटिटी से बाहर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव किया, उसकी जगह पे नए कानून लेकर आए, राइट? उसी तरह से ये जो आपके सामने स्टैच्यू है ना, ये भी स्टैच्यू कहीं न कहीं कॉलोनियल आइडेंटिटी ही था। तो उसमें चेंजेस करके हमने आज की जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं या करंट जो ट्रेंड्स हैं, उसके हिसाब से इसको अलाइन कर दिया है। बाकी अगर हम बात करें पुराने लेडी जस्टिस की, तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो आइडिया है, ये एंशिएंट ग्रीक, आपके रोमन आइकोनोग्राफी से आता है। थेमिस जो है वो टाइटनस थी, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं वहाँ से एक आइडिया भी आया। बाकी इस तरह से बहुत सारे और जगह पे भी इसको डिपिक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉडर्न डे लेडी जस्टिस है, वो जस्टिटिया, जो कि गॉडेस ऑफ जस्टिस मानी जाती है रोमन माइथोलॉजी के अंदर, उनसे यहाँ पे इंस्पिरेशन है। तो यानी कि जो रोमन या ग्रीक, वहाँ से आपको इनके कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिल जाएँगे। चेंजेस क्या थे, वो तो हमने समझ ही लिए कि कैसे-कैसे, क्या-क्या बदलाव आए हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 5 आई नेशंस के बारे में। देखो, इंडिया और कनाडा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आप नोटिस कर ही पा रहे हो, है ना? तो आप इसमें आप नोटिस करोगे, जो 5 आईज़ है ना, उन्होंने कनाडा का काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो ये 5 देशों के बारे में। एक है इनमें यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड। एक्चुअल में ना, ये जो 5 देशों का ग्रुप है, ये बना था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। एक्चुअल में सारे उस टाइम मेंबर्स नहीं थे। उस टाइम यूके और यूएसए दूसरे विश्व युद्ध के अंदर साथ में आए, ताकि हम आपस में कहीं न कहीं इंटेलिजेंस शेयर कर पाएँ। तो दोनों देश आपस में इंटेलिजेंस शेयर किया करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के ऊपर। उसी समय इनका प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। फिर बाद में यहाँ इनके अंदर कनाडा भी जुड़ता है। फिर बाद में 1956 में न्यूज़ीलैंड और यूएसए भी आपको, सॉरी, न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आपको इनमें जुड़ते हुए देखने को मिल जाएँगे। तो ये 5 देश ऐसे थे, जो कहीं न कहीं आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस को शेयर करते थे, राइट? कहीं न कहीं जो आपके सर्वेलेंस बेस्ड मैकेनिज़्म हो गया, उसके माध्यम से एक-दूसरे को मदद करते थे। तो ये इस तरह से 5 आईज़ कहे जाने लगी, जिनका फ़ोकस क्या था कि आपस में मिलकर एक-दूसरे की सिक्योरिटी इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाया जा पाए। उसी तरह से कई बार हम 9 आइज़ की बात करते हैं। देखो, 5 आँखें तो हैं ही हैं, उसके अलावा नीदरलैंड्स, फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्वे कई बार 9 आइज़ अलायंस उनको बोल दिया जाता है। इसके अलावा 5 अगर और ऐड कर दो आप, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, उनको 14 आइज़ अलायंस के नाम से जाना जाता है। ये नाम एक्चुअल में इसलिए पड़े हैं क्योंकि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा है। खासकर स्पेशली, बाकी तो चलो 9 आइज़ और 14 आइज़ की इतनी चर्चा नहीं होती, पर 5 आइज़ अलायंस तो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल है। अभी आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने तो कनाडा को फेवर किया ही किया, उसी तरह से यूके ने भी इनका ही साथ दिया है इन द इशू ऑफ कनाडा एंड इंडिया। तो अपने आप में आप नोटिस कर पाओगे कि पांचों इंग्लिश स्पीकिंग मेंबर्स कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एंड इनमें जो 20 डिफरेंट एजेंसीज है ना, वो आपस में कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग करती हैं, राइट? एंड बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ था। पार्टनर नेशंस आप नोटिस कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो इंटेलिजेंस होती है, वो आपस में शेयर की जाती है एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन। 9 आइज के बारे में हमने डिस्कस किया एंड 14 आइज के बारे में भी। देखो, 5 आइज का ना, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही कनाडा की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। इंडिया का भी देखो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। खासकर अगर मैं बात करूँ, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये काफ़ी क्लोज अलाइज माने जाते हैं भारत के भी, क्योंकि आप नोटिस करोगे अच्छे खासे इंडियन और इंडियन एजेंट की पॉपुलेशन आपको इन तीनों देशों में देखने को मिल जाती है। अगर आप नोटिस करोगे, सेम चीज़ आपको कनाडा में भी है। बाकी अगर हम बात करें, देखो, प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज देखो कनाडा के अंदर तो हो ही रही हैं, बट इवन बाकी कंट्रीज के अंदर भी ना आपको यूके के अंदर ऐसे कई बार केसेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी कंसर्निंग हमारे लिए बन जाते हैं। साथ में ही यूएसए के साथ हमारे रिश्ते देखो काफ़ी अच्छे हैं, राइट? तो यूएसए या इनमें से बाकी जो और कंट्रीज ना एक तरह से मीडिएटर की तरह काम कर सकती हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, ताकि हमारे जो रिश्ते थोड़े से उसमें गिरावट आई है पिछले कुछ समय के अंदर, उसको वापस से हम खड़ा कर पाएं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा ना 5 यहाँ पे सड़क स्ट्रेचेस को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है थ्रू द काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब 5 सड़कों को दिया गया है, उनमें से 4 जो है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से यहाँ पे पास होती हैं। पहले मैं आपको ना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, डब्ल्यूपीए, उसके अंतर्गत एक स्टेचुटरी बॉडी हमें देखने को मिल जाएगी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। प्रधानमंत्री जी इसको चेयर करते हैं, प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो इसके वाइस चेयरपर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनका काम पता क्या होता है? जैसे कोई भी नेशनल बोर्ड, सॉरी, आपका जो कोई भी आपका जैसे टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है,
या कोई इस तरह से और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके अगर बाउंड्रीज में कुछ बदलाव करना होता है ना, वो इनके अप्रूवल या इनके रिकमेंडेशन के बिना यहाँ पे नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कोई अप्रूवल देना है, राइट, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह को अप्रूव करना है, वो काम किसका रहता है? वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का रहता है। इसलिए BWL बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए आप नोटिस कर पाओगे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यहाँ पे इसको चेयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस करी। अब हो क्या रहा है ना, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने डिस्कस किया कि यहाँ से 4 सड़कें इसके थ्रू पास कर रही हैं अलॉन्ग द LAC। तो इसकी लोकेशन आप नोटिस कर पाओगे, काराकोरम रेंज इन ले डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको एक काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी, जिसको 1987 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड, चिरू, तिबेतियन वाइल्ड एस, आइबेक्स, ब्लू शीप, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लू शीप का दूसरा नाम आपको बहरहाल भी देखने को मिल जाता है। बाकी इसकी एलिवेशन बात करें तो 4200 मीटर से लेकर लगभग 7500 मीटर के आसपास तक इसकी आपको देखने को मिल जाएगी एल्टीट्यूड एट द साल्टोरो कांगड़ी पीक। क्लाइमेट अगर हम बात करें तो देखो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर पाओगे इन रीजन्स के अंदर जो क्लाइमेट है अपने आप में काफ़ी हार्श विंटर आपको देखने को मिलती है, एंड बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स उगते हैं जिनकी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खासी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे हिमालयन रुबाब का आपने यहाँ पे नाम पढ़ पाओगे। इसके साथ ही साथ श्योक और नुब्रा रिवर्स इस रीजन से फ्लो करती हैं, ये फैक्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिस इज नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि आप जानते हो कि भारत और चाइना के बीच में आपका जो हमारा कंट्रोल है ना, उस लाइन को कहीं ना कहीं डिमार्केशन को हम LAC बोलते हैं। LAC 3 सेक्टर में डिवाइड है। एक तो हो गया आपका ईस्टर्न सेक्टर, जहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आ जाएगा। मिडल सेक्टर के अंदर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आ गया। एंड ये जो मैं बात कर रहा हूँ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ये दरअसल में वेस्टर्न सेक्टर में है, जो कि लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है कैबिनेट अप्रूव्स 3% DA हाइक फॉर यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मुद्दा है। देखो आप लोग बेसिक सैलरी आप लोग समझते होंगे, राइट, किसी एक पर्सन की लेट से कुछ बेसिक सैलरी है, मान लेते हैं उसकी बेसिक सैलरी है 40,000। ठीक है, अब सरकार पता क्या करती है, सरकार के द्वारा DNS अलाउंस यहाँ पे घोषित किया जाता है। DNS अलाउंस का मतलब क्या है? ये होता है आपका महंगाई भत्ता, राइट। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पा रहे हो कैसे महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से लोगों की जो आपके एम्प्लॉयज हैं, ऐसा ना हो कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ी ना, राइट। तो बेसिकली हम चाहते पता क्या है कि उनकी जो रियल इनकम है ना, वो कहीं ना कहीं या तो बढ़े या फिर एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट, ये यहाँ पे फोकस होता है। क्योंकि आप नोटिस करो, अगर मान लो आपकी इनकम बहुत कम बढ़ी पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, कहीं ना कहीं आप तो पैसे लूज कर रहे हो ना, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन भले ही हो, बट हम चाहेंगे उनकी जो रियल इनकम है इन्फ्लेशन को हटाने के बाद वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो। उसके लिए हम यहाँ पे DNS अलाउंस घोषित करते हैं। तो वापस आते हैं एग्जाम्पल में, मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन का बेसिक सैलरी 40,000 है। ऑलरेडी जो DA था ना, अभी तक वो आपको 50% देखने को मिलता था, अब उसमें 3% का और इजाफा कर दिया गया है, यानी कि अब DA हो चुका है 53%। तो यानी कि अगर पहले बेसिक सैलरी 40,000 थी तो उसको DA मिलता था कितना? DA मिलता था पहले 20,000 का, अब ये नंबर कितना हो जाएगा? 21,200 हो जाएगा। यानी कि अब टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा? बेसिक सैलरी प्लस ये, तो 61,200 उसको कहीं ना कहीं मिलने लग जाएगा, यानी कि 1,200 रुपए का उसको एडिशनल फायदा हो जाएगा। इस फायदे का क्या करेगा वो? देखो हर साल पता क्या होता है, दिवाली से जस्ट पहले DNS अलाउंसेस में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं आने वाला जो फेस्टिव सीजन है वहां पर उनके पास पैसा ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंगली चीजों पे वो खर्च कर पाएंगे। तो क्या है, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉयज इन इंडिया टू हेल्प देम कोप विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ डील करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे ये जो आपका DNS अलाउंस का कैलकुलेशन है ना, ये बेस्ड रहता है आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस के ऊपर, जो कि रिटेल प्राइसेस को अक्रॉस इंडिया यहाँ पे ट्रैक करता है। DA के ऊपर डेफिनेटली जो टैक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा। इवन आपके जो पेंशनर्स होते हैं ना, उनको इसी तरह से आपको DNS रिलीफ उनको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो भी अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को मैनेज कर पाए। एक बात और, जो DA है ना, ये एम्प्लॉय की लोकेशन के हिसाब से वेरी करता है। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे जो महंगाई होती है वो हर जगह अलग अलग होती है, चाहे वो शहरी एरिया है या फिर एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो उस हिसाब से DA में भी हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अब DA में भी ना अलग अलग टाइप्स होती हैं। एक टाइप है इसमें आपका वेरिएबल DNS अलाउंस, एंड दूसरी है आपकी इंडस्ट्रियल DNS अलाउंस। ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये मैं बात कर रहा था आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। तो ध्यान क्या रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या है? वेरिएबल DNS अलाउंस। एंड यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं वो हर 6 महीने के ऊपर आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे
बेस्ड ऑन सीपीआई। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान नहीं रखनी है, बट एक आइडिया जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस की, ये आपका जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए अप्लाई होती है। यहाँ पर ये क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इसको रिवाइज किया जाता है, एंड ये भी आपके सीपीआई के अंदर जो बदलाव हुए उसी के बेसिस के ऊपर ये वर्क करता है। तो ये कुछ जानकारी थी डीए के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री दिव्य यश केंद्र। आप लोग जानते होंगे कि जो दिव्यांगजन है उनकी मदद के लिए हमारी जो सरकार है अलग अलग तरह की असिस्टेड डिवाइसेस यहाँ पे प्रोवाइड करती है, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, उनके द्वारा एक जो एंटिटी है, एक पीएसयू आप कह सकते हो, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलिम्को के नाम से, राइट। एंड साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके द्वारा एक प्रधानमंत्री दिव्य यश केंद्र को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में पहला जो दिव्य यश केंद्र था वो गोवा मेडिकल कॉलेज बेम्बोलिम गोवा में ओपन किया गया। अभी तक देश भर में 46 इस तरह से आपको दिव्य यश केंद्र देखने को मिल जाएंगे। कोशिश ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की कि हर 100 किलोमीटर रेडियस के ऊपर ना हमारे पास इस तरह से दिव्य यश केंद्र हो। इन दिव्य यश केंद्र के माध्यम से क्या होगा, ये जो डिवाइसेस है ना, ये आपके नीडी पीपल तक, जो जिनको जरूरतमंद लोग हैं, उनको बहुत आराम से यहाँ पे पहुंच पाएगी। तो ये फोकस है, ताकि ऐसा ना हो कि लेट से किसी पर्टिकुलर पर्सन की कुछ आईसाइट ठीक नहीं है, ठीक है, तो विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसके ऊपर हम उसको आसानी से वो जो भी डिवाइस है वो वहाँ पे प्रोवाइड कर पाएं। कोई सीनियर सिटीजन को कोई सपोर्ट चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएं। तो ये दरअसल में जो प्रधानमंत्री दिव्य यश केंद्र है ना, ये आपका ये जो एलिम्को जो अपने आप में एक पीएसयू है, इसी का इनिशिएटिव देखने को मिल जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे एलिम्को के बारे में, एलिम्को इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये दिव्य यश केंद्र के बारे में अंडरस्टैंड करना और ये इनिशिएटिव समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बट फिर भी मैं थोड़ा आपको बता दूं तो ये आपकी एक शेड्यूल 3 मिनी रत्ना कैटेगरी 2 आपको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देखने को मिल जाएगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करती है। 100% ये ओन होती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड कोशिश इसकी यही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो अलग अलग असिस्टेड डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे दिया जा पाए। तो फोकस यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं होता, फोकस ये होता है कि कैसे हमारे जो दिव्यांगजन है ना, उनको हम कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा प्रोवाइड कर पाए। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी देखने को मिल जाती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। कोशिश हमने यहाँ पे समझ ही ली कि क्या इसका फोकस रहता है, एंड मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज वेसल समर्थक। ये वर्ड आपने सुना है, समर्थक। समर्थक का मीनिंग क्या होता है, समर्थक एक हिंदी का ही वर्ड है। समर्थक का जब हम बात करते हैं ना, समर्थक का मीनिंग आता है आपका सपोर्टर। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, हम यहाँ पर दो वेसल्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनमें जो पहली वेसल है उसका नाम है क्या, समर्थक। इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब सपोर्ट क्या करता है, आपको अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम्स के ऊपर सपोर्ट करता है। तो हमारी ये जो समर्थक वेसल है ना, ये भी हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो शिप्स को टो करना हो गया, वहां पर मदद करी जा पाएगी। आपके अनमैन्ड ऑटोनॉमस व्हीकल्स को ऑपरेट करना वो पॉसिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई वेपन को टेस्ट करना हो गया, सेंसर्स हो गया, इनको टेस्ट करना हो गया, वो यहाँ पर इस वेसल के माध्यम से किए जा सकते हैं। मैरीटाइम सर्विलेंस हो गया, पेट्रोलिंग वगैरह करना हो गया कि कहीं दुश्मन देश के कुछ यहाँ पे कुछ एंट्रीज तो नहीं आ रही, उनको यहाँ पे सर्विलेंस करना इसके द्वारा पॉसिबल है। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR, ठीक है, कई बार कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो वहां पर हम अपनी तरफ से दूसरे कंट्री में मदद भेजते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया जा सकता है। प्लस एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि कुछ दुर्घटना की वजह से कुछ लोग गायब हो जाते हैं, गायब ब्रदर शुड से कि कुछ दुर्घटना से कहीं ना कहीं लापता हो जाते हैं, तो उनको ढूंढने के अंदर यहाँ पे मदद करेगा, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। क्योंकि ये इतनी सारी चीजें यहाँ पे कर सकता है, इसीलिए इसका क्या है, दिस इज अ मल्टीपर्पज वेसल, इसीलिए इसका नाम रखा गया है समर्थक। इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च किया है 15 अक्टूबर 2024 को। बाकी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है L&T शिपयार्ड के द्वारा, राइट, कट्टुपल्ली के। बाकी क्योंकि भारत के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया तो डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का डेफिनेटली पार्ट बन जाएगा। ये वेसल की लेंथ 106 मीटर एंड विड्थ आपको 16.8 मीटर देखने को मिल जाएगी, एंड मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी होगी, 15 नॉट्स। तो ये समर्थक का नाम भी आप डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हो। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। 3 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ आज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट, साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बट आप इसको आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जीरो FIR के बारे में। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ आप लोगों के साथ, तो ये भी आप डेफिनेटली इसका आंसर कमेंट्स में बता सकते हो। तीसरा दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका लॉ कमीशन।
इजी क्वेश्चन अगेन। आई थिंक तीनों क्वेश्चन आज के आसान है, तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में। देखो अब तो ये काफ़ी चर्चा में रहती हैं विद रिगार्ड्स टू आपके मैसेंजर आरएनए। बेसिकली आपका जो एमआरएनए होता है ना, उसके फुल रेंज को ही हम ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे सेकंड या ऑप्शन बी मेंशन है ना, यही इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क पूछा था अग्नि मिसाइल के बारे में। देखो आप लोग जानते होंगे कि एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, राइट, जो कहीं ना कहीं उनको स्टार्टिंग में प्रोपल्शन चाहिए होता है, बाद में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो फिर इस तरह से अपने टारगेट को हिट करती हैं। बाकी आप जानते हो क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल ऐसे नहीं वर्क करती है, उनको प्रोपल्शन चाहिए होता है एंड अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिकली अपने टारगेट पे जाके हिट करेंगी। वो इस तरह से जैसे बैलिस्टिक मिसाइल बहुत हाइट पे जाके फिर अकॉर्डिंगली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जाती है, वैसा क्रूज मिसाइल में नहीं होता। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल आपकी क्रूज मिसाइल नहीं है, अग्नि मिसाइल आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यहीं पर ही पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी देखो बात जो सेकंड स्टेटमेंट में हो रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल्ड होती हैं, नहीं, ये जो बात लिखी गई है ये क्रूज मिसाइल की है। और जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो क्या करती हैं, वो रॉकेट पावर होती है सिर्फ इनिशियल फेज के अंदर, बाद में जाके तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी ना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पर भी चीजें उल्टी लिख दी गई हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है जो अग्नि 4 है ना, वो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल इंडिया ने जो अभी तक टेस्ट करी है ना, वो अग्नि 4 है। नहीं, हमने यहाँ पे अग्नि 5 भी यहाँ पे हम टेस्ट कर चुके हैं, इवन अग्नि 6 के ऊपर हमारा जो काम है वो चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी गलत देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर विल बी ऑल थ्री आर इनकरेक्ट। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में। देखो मैंने आपको समझाया था एक्चुअल में एनिमी प्रॉपर्टी हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद अगर किसी इंडिविजुअल ने इन देशों की सिटीजनशिप ले ली है ना, तो वो एनिमी प्रॉपर्टी हो गया, मतलब उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पर एक किसने टर्म यूज किया है, इट रेफर्स टू ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी जो पीछे रहेगी। नहीं, एक्चुअल में अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसकी सारी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज सरकार एनवी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकती है। इसके अंदर उसका घर या जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है, उनके शेयर्स हैं, गोल्ड हो गया, या कोई भी इस तरह से और आपके जो अदर एसेट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये जो वर्ड यहाँ पे मेंशन ना ओनली, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाता है। दूसरा कह रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा है, नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों फिर से यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी विल सॉरी ऑप्शन नंबर डी नीदर वन नॉट टू विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ ट्रू फॉल्स है, इनको पढ़िएगा और इनका आंसर आप मुझे कर सकते हो। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था ग्रीन वॉशिंग के बारे में, तो डेफिनेटली ये जो बात आपके सामने लिखी हुई है ये ग्रीन वॉशिंग की डेफिनेशन है। डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, एनएसटीआर हमने देखा था कि आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। लेपर्ड्स का आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट है। एंड लास्टली रिवर नाइल की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल, ये बात अपने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।